अस्सलाम वालेकुम जी। हारून नदीम एक और खुसूसी नशिस्त के साथ हाजिर खिदमत है। अतर नदीम ने कहा था कि नारसाई रिफ़त परवाज़ की तकदीर है, तू मेरी नाकामियों से मेरा तखमीना लगा। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनका सियासी सफ़र जो है वो इन्हीं बुलंदियों की परवाज़ का है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। खर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का बहुत शुक्र है। अच्छा खर साहब, आज हमने आपसे बातें करनी है खरी खरी, और चाहते हम ये हैं कि शुरू करते हैं आपके सियासी सफ़र से कि आप सियासत में कैसे आए और अयूब का जो दौर था 62 में जब आप असम्बली में थे, तो उस वक़्त सियासी फ़ज़ा कैसी थी? देखिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन अगर मेरा सियासी सफ़र और जिस वक्त और जिन हालात से मैं गुज़रा हूँ वो कम से कम उसमें 10 घंटे का इंटरव्यू होता भी तब भी जाके कुछ बन। हाँ जी, तो जो कुछ मैं कह मैं सकता आप माशाल्लाह से उस वक़्त के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से एक्टिव पॉलिटिक्स में जो हैं आप ही हैं, अदरवाइज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो जतोई हैं और बाकी तो नज़र नहीं आते आप। 62 के दौर से हाँ वाकई। जी, 62 से दौर से लेके और निस्फ दिहाई जो है सेंचुरी बनती है जी, जी हाँ, आधी सदी। आपने मुझे मेरी उम्र का एहसास दिला दिया। ये दोस्त, जहाँ तक अयूब खां के वक्त का ताल्लुक़ है, उस वक्त का ये मुल्क और आज का मुल्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लोगों में फ़र्क है, दुनिया बदल गई है। अगर वैसे आदमी सोचे तो यकीन नहीं आता कि हम उसी दुनिया में या उसी मुल्क में रह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उस वक्त सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ थी आज की सियासत से। सियासत उस वक्त सिर्फ बासर और बड़े घरानों के मातहत थी, और फ्यूडल्स छाए हुए थे जी। फ्यूडल या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिनका कोई असर रसूख था, तो सियासत वही समझी जाती थी और लोग भी उन्हीं को अपनी क़यादत समझते थे, उन्हीं के ज़रिए से जानते थे। क्योंकि ना आपका ये टेलीविज़न था, ना अखबारात इस हद तक लोगों तक पहुंचती थी। और वो पुराने ज़माने से, अंग्रेज़ के ज़माने से, क्योंकि अंग्रेज़ ने जो हुकूमत की थी वो आवाम की मोहब्बत या आवाम के सपोर्ट के साथ नहीं की थी, इसके बावजूद को उन्हें इंसाफ और बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो वो चंद लोगों को अपने करीब भी रखते थे, उन पर मराद करते थे और उनके ज़रिए से हुकूमत करते थे। और यही तरीक़ाकार मुग़लों का था या पीछे था, तो वो चलता है था। तो ये एक रेवोल्यूशन, ये चेंज, आप ये कहें कि चंद साल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और यह शायद वैसे भी आती तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता, लेकिन इस तब्दीली को लाने वाला या इसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। इससे पहले जितने सियासतदान थे वो कभी आवाम के पास नहीं जाते थे वोट मांगने, या उनके ज़रिए से उनको कोई ऐसी अपील नहीं करते थे, और ना उस वक्त कोई मैनिफेस्टोज़ या इनका कोई दखल अमल था। बस जिस तरफ उनका इलाके का सरदार या बड़ा या चौधरी जो है वो उनको कहता था तो उसके कहने पे वोट दे देते थे। और बाद में उनका सियासी लीडर किसी से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, अपने इलाके में वो महफूज रहते हैं। अलबत्ता एक मेजर तब्दीली लाए थे कायद आज़म, लेकिन कायद आज़म के साथ भी बहुत सारे वही लोग थे जो बासर थे। लेकिन कायद आज़म साहब का अपना कैरिज़मा और अपनी अपील ऐसी थी कि लोग उनसे डायरेक्टली इक्वेट करते थे और अपना दिल से उनको लीडर तस्लीम किया था, और जिसकी वजह से ये एक नामुमकिन सूरत हाल को ने मुमकिन कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। लेकिन एक बात, उसमें अच्छाइयाँ भी थीं, बुराइयाँ भी थीं। अच्छाइयाँ ये थी कि आप उनको ज़िम्मेदार कहें या बासर लोग कहें, फ्यूडल कहना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं होगा। फ्यूडल उनको आप कह सकते हैं जिनके पास जागीरें थी, जिनके पास हुक्मरानी थी, और वो उस पर चलें आपके आसानी के लिए हम उन्हें ज़िम्मेदार कह लेते हाँ, हैं। ज़िम्मेदार जो थे। हाँ। उनमें बुराई इसलिए कहें कि जी अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि उनके कहने पे लोग वोट देते थे, लेकिन वो उनको प्रोटेक्शन भी देते थे। फरिश्ते नहीं थे, कई ज़्यादतियाँ करते थे, और कई वाकई उनका ऐसा रोल था कि वो लोगों को इंसाफ या ले देते थे या देते थे, सब कुछ ऐसे करते थे। लेकिन उस वक्त सियासत में करप्शन नहीं थी। सियासत में करप्शन कार का परमिट और या रहने के लिए प्लॉट, इसके अलावा सियासतदान की कोई सोच नहीं थी कि हमने ये कमीशंस
और इतने बड़े जो हैं मरात, आजकल तो करोड़ कोई चीज़ रही नहीं है आज तक, तो अब तो अरबों में हाथ मारते हैं लोग। और दूसरा ये था कि वो उस क्लास पे बाकी खामियों जो हैं उनके बावजूद उनके लिए ये एक बात उनकी बिलो डिग्निटी थी, वो किसी हुक्मरान या किसी के सामने हाथ फैलाते अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो इसलिए इस लेवल की करप्शन नहीं थी। और उस वक्त अगर डेवलपमेंट भी होती थी तो उसमें से जो ब्यूरोक्रेसी की करप्शन होती थी एक हद तक वो भी होती और वो भी लिमिटेड होती थी, और करप्शन को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। इससे पहले भी वक्त टेलीविज़न के बहुत से प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि इंतखाबात के बाद आपको खून खराबा नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल जो है वो खासी बेहतर नज़र आ रही है। अब भी यही मैंने हमेशा ये बात कही थी, अल्लाह करे कि मेरी सोच गलत हो, अल्लाह करे ऐसे हालात पैदा ना हो कि जिनमें खून खराब हो, और आज में मेरी वही है। लेकिन एक लीडर का, एक सियासतदान का ये फ़र्ज़ है कि जहाँ आम तौर पे सियासतदान सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक है, और या आम तौर पे बात आप सियासतदान की सुनेंगे तो वो यही कहेगा जनाब अगर इक़्तिदार मेरे पास या मेरी जमात के पास हो तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये सियासत नहीं है, ये मदारीपुन है। जी। सियासतदान को दोनों पहलू बताने चाहिए, लीडर को आगाह करना चाहिए, इत्तला करनी चाहिए। जैसे अब ये देखें कि हमारे मुल्क में आप गिला करते हैं कि जी यहाँ अगर फ्लड आए तो पहले कोई नहीं बताता, कोई तूफ़ान आ रहा हो तो कोई पहले नहीं बताता, बाकी मुल्कों में बताते हैं। तो जैसे हुकूमत का फ़र्ज़ है ऐसे लीडर का फ़र्ज़ है, हालांकि मार्शल भी आ रहा होता है तो नहीं बताते कि मार्शल आ रहा है। इसलिए मैंने पहले भी जो कुछ कहा था, और दूसरी बात ये कि तो नौज़बिल्ला मुझे अल्लाह की वही तो नहीं आती, मेरी एक सोच होती है, और सोच में कई चीज़ें इधर से उधर हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें सही निकली हैं। इसमें भी जो आप आज कह रहे हैं, जो सूरत हाल देख रहे हैं, इस पे आप ज़्यादा मुतमईन ना हो, और ना ही कौम को ये कहना चाहिए कि जी बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया इसलिए कि इलेक्शंस हो गए और हुकूमत बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गए और बाद में चीफ मिनिस्टर्स वगैरह भी बन जाएंगे। नहीं, अभी तो मैंने जैसे कहा था, और आपके किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, मुझे किसी ने पूछा था कि जी यूसुफ रज़ा साहब बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कि वो पुल सलात पे, हाँ जी, हमने ही आपको मॉर्निंग में लिया था जी, कि वो अब उनने कदम रखा है। लेकिन हैं दोनों चीज़ें, नीचे जहन्नम है और सामने अगर उसको पार कर गए तो जन्नत है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि भुट्टो साहब से आपकी दोस्ती हो गई, फिर जिस वक्त पार्टी बनती है तो आप उसके तासीसी इजलास में शामिल नहीं होते और सिर्फ एक ज़िम्मेदार शामिल होता है, और लेकिन बाद में आपको कहा गया कि आप जो हैं चूँकि बेशक आप शामिल नहीं हुए, लेकिन जो है आप उसके बुनियादी फाउंडर मेंबर जो हैं वो गर्दाने जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वही बात है जैसे बहुत सारे लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि जनाब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे तो आप मुल्क से बाहर क्यों चले गए थे? तो कई तो मेरा ख्याल इसका भी जवाब आप खुद ही दे दें क्योंकि मैंने ये पूछा। हाँ, तो वो यही था कि उस वक्त कानून था कि अगर आप एक जमात से दूसरी जमात में जाते हैं या ये साबित हो जाए कि आपने जमात छोड़ दी है तो आपकी मेंबरशिप ख़त्म होती थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मैं एक ही रह गया था, नेशनल असेंबली के मेंबर, और वो नहीं चाहते थे कि असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो या बाकी, क्योंकि उन दिनों में मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के काफ़ी करीब हो गया था और एम्बेसडर्स को, दूसरे लोगों को सारा कुछ मेरे ज़रिए से होता था। भुट्टो साहब आप तो जा नहीं सकते थे कि इतनी इंटेलिजेंस होती थी, तो वो मुझे लूज़ नहीं करना चाहते थे। तो उनने कहा कि अगर आप कन्वेंशन में अपीयर करेंगे तो फिर कल अखबारें आएंगी और उन्होंने कहेंगे जी ये तो एक नई पार्टी इसने ज्वाइन कर दी तो आपकी मेंबरशिप चल जाए, बट आई नीड यू। मैंने इसरार किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, तो फिर मैं नहीं गया। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि आप कह रहे हैं कि वो हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी में कोई जिम्मेदार शामिल है, एक आफ्ताब शेरपा, मुमताज़ भुट्टो और आप थे। जी हाँ, ये बाकी सही है। देखिए ज़िम्मेदार मैं आपको बताऊँ अब भी और उस वक्त भी, हालांकि उससे पहले जो है किसान कॉन्फ्रेंस हुई, शेख रशीद साहब ने बहुत बड़ा कन्वेंशन किया किसानों का, लेकिन किसानों ने जो है वो ज़िम्मेदारों ने पीपल्स पार्टी में नहीं, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि उस माशरे में भी अब भी ज़िम्मेदार की कमज़ोरी समझो या ज़िम्मेदार की प्रॉब्लम समझो, ज़िम्मेदार जो है वो थाने और तहसील के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता।
और थाने और तहसील के बगैर सियासत नहीं कर सकता, उसका सारा वही होता है हिसाब किताब। और फिर ये सदियों से एक रिवायत चली आ रही है कि यहाँ असर और दौलत वो बज़रिया हुकूमत मिलती है। यहाँ मेरिट पे बहुत कम लोग हैं कि जो अपने मेरिट पे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे कि जो अपनी हिम्मत से और अपनी अहलियत से कुछ हासिल कर सकें, और अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो इसलिए कोई भी ज़िम्मेदार या कोई भी साहिब जायदाद, फिर आप ये दूसरी बात भी तो देखें ना, यहाँ आप ये कहते हैं कि वो नहीं होते, यहाँ ये बताएं इस मुल्क में कभी कानून या कभी अदलिया ऐसी रही है कि जो इनोसेंट को या बेगुनाह को इंसाफ दे सके? वो भी तो नहीं है ना। सही। अगर नहीं है तो फिर ज़िम्मेदार हो या मिडिल क्लास का आदमी हो, रेवोल्यूशनरी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। कोई शख्स होता है कि जो अपने सिस्टम से रिवोल्ट करके और हर चीज़ दाव पे लगा के आया था, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, हम थे, हमें फ़र्क नहीं। मैं बताऊँ, ये इस हद तक बात थी कि जब मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मैंने पहला कदम रखा उनकी मिनिस्ट्री के बाद, तो मुझे उसी वक्त पकड़ के जेल में डाल दिया गया। एक दफ़ा नहीं, 4 या 5 दफ़ा एक जेल से निकलता था दूसरी में डाल देते थे, और जेल में भी हवालात में डालते थे जहाँ ना कोई बिस्तरा ना कोई चीज़, ऐसे होता था कि जैसे वो बदमाश और डाकुओं के साथ होता है। तो फिर मेरी सारा ख़ानदान मेरे पास इकट्ठा होकर और मुझे कहा कि आपने हमारी इज़्ज़त बर्बाद कर दी, कि हमारे घरों में तो कभी पुलिस आती नहीं थी, हमारे इलाके में नहीं आती थी पुलिस, और आपने ये काम करके अच्छे MNA बने हो कि हम सबको बेइज्जत कराए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप अपने घर चले जाएं, जो कुछ मैं कर रहा हूँ अगर इसमें अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो आप सब मेरे पास दोबारा आएंगे और कहेंगे कि आपने सही किया था, नहीं तो आप ये कहना कि मैं आपके ख़ानदान में एक बेवकूफ़ आदमी था और मुझसे ये हो गई। सो ये हालात बड़े मुश्किल हैं। अभी भी आप देख लें कि जो शख्स हुकूमत के साथ नहीं होता उसके तो रोज़ी के ज़राए बंद हो जाते हैं, उसके साथ इतनी ज़्यादती होती है, कम लोग ये कर सकते हैं। उनकी कसूर भी आप एक हद तक है, लेकिन ये सिस्टम के साथ आप आज इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलने लगे, लोगों को ये पता हो कि अगर रात को मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी और मेरे ख़िलाफ़ नाजायज़ केस बना देगी, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अदालत से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, तो फिर आप देखेंगे सियासत इस मुल्क में होगी, सियासतदान पैदा होंगे, लीडर पैदा होंगे। दूसरी ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, सिर्फ आप ज़िम्मेदार की बात नहीं कर रहे, मिडिल क्लास भी सियासत नहीं कर सकती। यहाँ सिर्फ या रेवोल्यूशनरी सियासत कर सकता है या टोटल भूखा नंगा सियासत कर सकता है जिसका हुई कुछ ना। भूखा नंगा कैसे सियासत करेगा जी? भूखा नंगा सियासत जो है वो तो अब बिलियंस की बात हो। देखो ना, सियासत का मकसद के वो बाहर निकल के नारे मार सकता है, वो अपनी चीज़ को कुर्बानी भी दे सकता है, बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू लूज, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सियासत या लीडर या इस मुल्क में रास्ता सही करना है तो फिर 2 चीज़ें जो हैं वो करनी होंगी, उसके अलावा कोई हालत नहीं बदलेगी। एक, लोगों को इंसाफ मुहैया करना होगा, और दूसरा, दौलत का असर सियासत से ख़त्म करना होगा। वरना ना आप सियासत कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, क्योंकि अब सियासत करोड़ों और अरबों में चली गई। और ये नहीं है कि ऐसे चली गई है हालात की वजह से नहीं। जैसे आप पहले कह रहे थे, वो बात वही है कि जी ये अब तो लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो ये करते हैं, वो करते, सिर्फ इस बजाय कि जितने डिक्टेटर्स या जितने वो लीडर्स होते हैं कि जो मुल्क कौम को फेस नहीं कर सकते लेकिन हुकूमत करना चाहते हैं, तो वो फिर हुकूमत करप्शन के ज़रिए करते हैं। वो मराद देते हैं, किसी को फैक्ट्री, किसी को कोई चीज़, किसी को कोई चीज़ दे के जब ये करते हैं तो उसके बाद फिर तरीक़ाकार ऐसा हो मफादात की सियासत, मफादात की सियासत एक कमज़ोर लीडर करता है। एक लीडर जिसको बड़ा लीडर नहीं, असल लीडर इसलिए नहीं करता कि उस कौम उसके साथ होती है, उसके सामने कोई आए तो वो तो कहता है जाओ जो मर्जी है कर लो, तो उसको पता होता है मेरी बैकिंग है। आपको याद है जब मैंने पुलिस स्ट्राइक कंट्रोल की थी, तो पुलिस स्ट्राइक मैंने कोई दौलत के ज़रिए से कंट्रोल नहीं की थी और ना कोई बड़े ज़मींदार जागीरदार ये बुलाए थे। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी आवाज़ पे पाकिस्तान का आम आदमी उठ कर मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, तो कामयाब हो गया। बात यहाँ से शुरू करेंगे नाजरीन। दिल नहीं चाह रहा कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, लेकिन मजबूरी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी।
बात वहीं से शुरू करते हैं। खर साहब, आप बात कर रहे थे जो पुलिस की स्ट्राइक हुई और आपने तोड़ा, और आपको ये एतमाद था कि मैं कॉल दूंगा तो पाकिस्तान के अवाम, बल्कि पंजाब के अवाम उस वक्त रिस्क में था। हाँ जी, गैम्बल थी। हाँ जी। लेकिन उसमें फिर वो सियासत वाली बात, मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनके सामने, पुलिस वालों के सामने घुटने टेक दूं तो मैं फिर गवर्नर होऊंगा और मेरा असल जो है क्या कहते हैं लीडर, वो SHO होगा। क्योंकि अगर मैंने उनकी वो शर्तें मान ली और पुलिस जो है वो मुझे डिक्टेट कर सके तो मेरी फिर गवर्नरी किस काम की। तो उससे मैंने इज्जत की मौत कबूल कर ली, जिल्लत की गवर्नरी को छोड़ने के लिए मैं तैयार हो गया। खान साहब, आप खुद ही आ गए हैं पंजाब के ऊपर, अपनी गवर्नरशिप के ऊपर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो पंजाब है आपके हनीफ रामी और मलिक मिराज खालिद के सुपुर्द कर दिया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जी पंजाब सिर्फ मेरे सपोर्ट किया था और किसी को नहीं सपोर्ट किया था। ये जो आपके अंदर दरमियान जो फिर सियासी चप्पलें शुरू होगी तीनों के दरमियान, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किसके हनीफ रामी और मलिक मिराज खालिद। डेफिनेट, देखें सीधी बात है, हनीफ रामी एक अच्छा आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, इंटेलेक्चुअल था, लेकिन ना लीडर था और ना एडमिनिस्ट्रेटर था। उनको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। उसमें प्रॉब्लम ये थी मेरी, उसके साथ कोई, मैंने तो गवर्नर से या चीफ मिनिस्टरशिप से जब इस्तीफ़ा दिया तो जो भुट्टो साहब के मेरे इख्तलाफ हुए वो भी खुदा उनको जन्नत नसीब करे, मियाँ हनीफ रामी की साहब की वजह से हुए। अच्छा। मैंने आप पर कातलाना हमले का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं। मुझ पे हुआ और सही हुआ, वो बच गए थे। बल्कि भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि मुस्तफ़ा अगर मैं उस वक्त ना रोकता तो तुम आज जिंदा ना होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी। अच्छा, मेरी रामे साहब से बात हुई थी, वो कहते थे कि जिस पार्टी ने किया था मैं तो उनको मुसलसल मना करता रहा कि भी खबरदार, तुमने अगर तुम्हारे कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आपने कोई बात की। बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होता। अगर चीफ मिनिस्टर को ये पता चल जाए कि एक इम्पॉर्टेंट आदमी की